हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। ये चैप्टर सबसे पहली बात बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में इसको पढ़ेंगे, इसको रीड आउट करेंगे। इस चैप्टर का मतलब क्या है? वैसे तो मैं जब भी इनकम टैक्स की बात करता हूं तो आपको पांचों हेड के बारे में बताता हूं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे फोर्थ हेड के बारे में, यानी इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के बारे में। अगर आपने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा, बस यहीं पर रुक जाओ। ये नहीं देखना कि टैक्स कैसे निकलेगा, गेन कैसे निकलेगा। मैंने सबसे पहली बात क्या बोली? इफ वी सोल्ड आवर कैपिटल एसेट। क्या बोला मैंने? कैपिटल एसेट। अगर हमने अपना कैपिटल एसेट बेचा और उस कैपिटल एसेट को बेचने पर हमें क्या हुआ? एंड वी अर्न प्रॉफिट ऑन सच सेल ऑफ कैपिटल एसेट। ठीक है, और हमें क्या हुआ? हमें प्रॉफिट हुआ जो हमने उस कैपिटल एसेट को बेचा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता हूं, छोटी छोटी बातों में पूरा कॉन्सेप्ट खत्म कर देता हूं, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है और बच्चों के नंबर आते हैं, बच्चे बल्ले बल्ले कर कर डांस करते हैं। तो ठीक है, ये भारी शब्द, भारी किताबें, लंबे लंबे प्रोविजन पढ़ के कुछ नहीं होता। अगर आपको पढ़ना है तो सबसे पहले इजी लैंग्वेज में पढ़ो, फिर उसके बाद बुक से रीडिंग कर लो कि हाँ हमें लॉ की लैंग्वेज पढ़ना आ रही है या नहीं। उसके बाद आप अपना होमवर्क करते रहो, बट सबसे पहले आपको किसी चीज को इजी वे में समझना चाहिए। तो पहली बात हमने क्या देखी? अगर हमने अपना कोई कैपिटल एसेट बेचा और उस कैपिटल एसेट को बेचने पर हमें फायदा हुआ तो क्या होगा? तो क्या होगा भाई? देखो, अगर फायदा हुआ, आपने पैसा कमाया तो टैक्स देना पड़ेगा। तो क्या होगा? देन सच प्रॉफिट shall be taxable as income under the head कैपिटल गेन, जो हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, क्या होगा? वो प्रॉफिट टैक्सेबल होगा। कौन से हेड में? कैपिटल गेन के हेड में टैक्सेबल होगा, जो हम आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल एसेट, अभी मैं आपको नहीं बता रहा कि कैपिटल एसेट क्या होता है, बस आप कैपिटल एसेट याद रखो। कैपिटल एसेट आपने 1 करोड़ का खरीदा था, आपने उसको 2 करोड़ में बेच दिया, तो जो 1 करोड़ रुपए फायदा हुआ, क्या सारा का सारा टैक्सेबल होगा? नहीं सर। जब हम कोई चीज बेचते हैं, मैं नहीं कह रहा कि कैपिटल एसेट, मैं तो सिर्फ एक टॉफी की बात कर रहा हूं। अगर हम एक टॉफी बेचते हैं तो उस पर खर्चा भी तो होता है। ठीक है, तो वो खर्चा माइनस भी होगा, और भी उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है, जो भी चार्ज है, वो सब आप माइनस करेंगे। ये थोड़ी कि आपने 1 करोड़ की चीज को 2 करोड़ में बेच दिया और 1 करोड़ पे टैक्स देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। तो सर, ये सारी बातें हमें कैसे पता लगेगी? अरे, मैं स्टार्ट तो कर रहा हूं आज का टॉपिक, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की क्लासेस में हम हमेशा मिलेंगे, एक एक क्लास में मिलेंगे और एक नई बात को पढ़कर, नई बात को समझकर, कुछ नई चीज सीखकर अपने घर जाएंगे। मतलब आप तो अपने घर ही हो, फिर भी हम रोज मिलेंगे एक लेक्चर में। मतलब जब भी आप लेक्चर को ओपन करेंगे, हर एक लेक्चर में मिलेंगे, एक नई बात पढ़ेंगे और उसके बाद उसको याद रखेंगे। ठीक है, तो हमने पहली बात क्या देखी? अगर आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, उस पे प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट आपका टैक्सेबल होगा इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में। अगर कोई लॉस होता है तो फिर हम उस पर सेट ऑफ के प्रोविजन लगा देते हैं। राइट, सेट ऑफ के प्रोविजन क्या होते हैं वो उस चैप्टर में आप देख लेना। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे कि आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो सबसे पहली बात, ये प्रॉफिट निकलेगा कैसे, और दूसरी बात टैक्सेबल कैसे होगा।
बट उससे सबसे इंपॉर्टेंट बात, सर ये तो बताओ, ये आपने बार बार जो हाईलाइट किया है कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट, ये क्या होता है? ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो टॉपिक का नाम है उसमें भी लिखा है ना कैपिटल गेन, मतलब कैपिटल एसेट पे होने वाला फायदा। आपने उसको बेचा, फायदा हुआ तो इनकम हुई, इनकम हुई तो टैक्स देना पड़ेगा। कौन से चैप्टर में? इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन के चैप्टर में, राइट। चलिए, तो अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूं अपनी नोट्स पे। अब नोट्स की तरफ चलते हैं। धीरे 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 एक एक बात को पढ़ेंगे और कैपिटल गेन हंसते हंसते पूरा कर लेंगे, राइट। चलिए, आइए, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है बेसिस ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट। सर फिर ये कैपिटल एसेट क्या होता है? अभी देखेंगे, नीचे लिखा है शैल बी टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर, मतलब इन द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, जिस साल में आपने कैपिटल एसेट को बेचा, इन विच द एसेट इज ट्रांसफर्ड। सेल को कैपिटल गेन के चैप्टर में बार बार हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर। ट्रांसफर को क्या कहते हैं? सेल। सेल को क्या कहते हैं? ट्रांसफर। कौन सी दुनिया में? कैपिटल गेन की दुनिया में। ठीक है, चलिए जी, आपने कोई कैपिटल एसेट बेचा, उस पे आपको फायदा हुआ, वो टैक्सेबल होगा, ये बात तो हमने देख ली थी। कौन से साल में? जिस साल में सेल करी। पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ इससे फर्क नहीं पड़ता, जिस साल में आपने प्रॉपर्टी सेल करी उस साल में टैक्स देना पड़ेगा। चाहे पैसा अगले साल मिले या पैसा मिल चुका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस साल में रजिस्ट्री हुई, जिस साल में आपने सेल करी, उस साल को हम मानेंगे इनकम ईयर, और उस साल की रिटर्न में कैपिटल गेन की टैक्सेबल इनकम निकाली जाएगी, राइट। चलिए, हाँ जी, अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कैपिटल एसेट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में तो सारी आगे बात होगी ना। तो एक बार देख लेते हैं कि कैपिटल एसेट कौन कौन से होते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 क्या कहता है, आइए पढ़ते हैं। पेन का कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय एन असेसी। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई दुकान है, कोई बिल्डिंग है, कोई जमीन है, कोई गाड़ी है, ये सब क्या है? प्रॉपर्टी है। आपने इनको बेचा तो इसका क्या होगा? आप बेचने पे जो पैसा कमाओगे कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। बट आपने अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ाया तो हम पढ़ चुके इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल होता है। दूसरा, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये जो इन्वेस्टर होते हैं, कंपनी लॉ में आप पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं। अगर इनके पास कोई सिक्योरिटी है, बस याद रखना ये भी एक कैपिटल एसेट है। थर्ड पॉइंट, एनी यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी टू विच एग्जम्पशन डज नॉट अप्लाई। अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है जिसका नाम क्या है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। क्वेश्चन में अगर आपको देखने को मिली, समझ जाना कैपिटल एसेट है और इस पे होने वाला फायदा कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा अगर ये एग्जम्प्ट नहीं है। एक हमारा चैप्टर है एग्जम्प्ट ऑफ इनकम, तो उसमें अगर ये फॉल कर जाता है तो फिर तो एग्जम्प्ट है, फिर क्या। बट अगर उसमें नहीं आता तो फिर टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में। फोर्थ, कैपिटल एसेट मे बी मूवेबल और इमूवेबल। कैपिटल एसेट गाड़ी भी हो सकती है जो मूव करती है, और इमूवेबल यानी आपका घर, और टेंजिबल देख सकते हैं जिसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरियल, जैसे फर्नीचर, ज्वेलरी एटसेट्रा। और कैपिटल एसेट आपके इंटेंजिबल भी होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? इनकॉर्पोरियल, जैसे गुडविल, टेनेंसी राइट, कॉपीराइट एटसेट्रा, राइट। फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी इंक्लूड्स एनी राइट्स इन और इन रिलेशन टू एन इंडियन कंपनी। अगर इंडियन कंपनी में आपके पास इक्विटी शेयर है
तो वो भी क्या है, आपकी कैपिटल एसेट है। उस पे जो भी फायदा आपको होगा शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके, पूरे साल तो आप ट्रेडिंग कर लोगे, बाद में आपके प्रोफेशनल, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके कॉस्ट अकाउंटेंट, आपके कंपनी सेक्रेटरी आपको टेलीफोन करेंगे कि भाई जो तूने पूरे साल में ये शेयर ट्रेडिंग की है, इसका मुझे लेजर भेज दे, इसका हिसाब किताब भेज दे, सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके पीडीएफ भेज दे, मुझे तेरी इनकम टैक्स की रिटर्न बनानी है। तो ये सब टैक्सेबल होगा आपका कैपिटल गेन में, इंक्लूडिंग राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल और एनी अदर राइट। 6 पॉइंट, एनी सिक्योरिटीज हेल्ड बाय अ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं दोबारा कह रहा हूं, ये आपको कंपनी लॉ में पता लग जाएगा कि ये कौन होते हैं, ठीक है। विच हैज इन्वेस्टेड इन सच सिक्योरिटीज in accordance with the regulations made under Securities and Exchange Board of India, जिसको क्या कहते हैं हम, SEBI, shall not be treated as stock in trade। अगर कोई सिक्योरिटीज FII के पास है जो उसने परचेज की थी किसकी गाइडलाइंस के ऊपर, SEBI की गाइडलाइंस के ऊपर, तो वो भी उनकी क्या है, कैपिटल एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड में आप उनको मत लेकर जाना, ठीक है। 7 पॉइंट, पर्सनल इफेक्ट जैसे ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर एंड एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। भाई आपने ज्वेलरी बेची तो ज्वेलरी आपकी पर्सनल चीज है, बट आपको फायदा होता है ना। आप देखिए गोल्ड के दाम कितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, कितनी तेजी से नीचे आते हैं। तो किसी ने क्या किया, गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। जब मार्केट डाउन जाती है तो गोल्ड को खरीद लेता है, जब अप जाती है तो बेच देता है, तो इसको फायदा हो रहा है ना। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 ने प्रोविजन निकाला कि जो भी ये ज्वेलरी है, इन पे होने वाला प्रॉफिट भी कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, इसको हम एग्जम्प्ट नहीं रखेंगे। ऐसे आपके पास कोई पुश्तैनी चीज है, पूर्वजों के जमानों की कोई चीज है, आपने उसको ऑक्शन में रखा, वो चीज जैसे गांधी जी का चश्मा कितना महंगा बिका था अभी कुछ टाइम पहले, तो अगर आपने उस चीज को ऑक्शन में रखा, आपने पुरानी चीज को जो बिल्कुल नो वैल्यू की थी, आपने उसको 1 करोड़ में बेच दिया, तो आपको तो बहुत फायदा हो गया, ये कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ठीक है। सिमिलरली ड्राइंग्स, आपने कुछ चित्रकारी करी या फिर आपने कोई पेंटिंग करी, आपके स्कल्पचर है कोई, और कोई भी आपकी हाथ की कला का काम जो आपने बनाया और फिर बेचा, अगर बिजनेस है तो अच्छी बात है, बट आप ओकेजनली फायदा कमा रहे हो, ओकेजनली इनकम कमा रहे हो, तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, ठीक है। जैसे आप घर पे बैठे थे, वो आपने वो मूवी देखी होगी वेलकम, वेलकम में वो अनिल कपूर साहब वो पिक्चर बनाते हैं घोड़े की, वो घोड़े की पिक्चर एकदम वो हो जाती है, सेल हो जाती है भारी पैसों में। तो वो जो अनिल कुमार साहब को इनकम हुई थी वेलकम पिक्चर में, तो अनिल कुमार साहब को टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन के अंदर, क्योंकि वो उनका बिजनेस नहीं है, वो तो ट्रैफिक में ऐसी पिक्चर बना रहे थे और वो मलिका शेरावत ने उनकी पिक्चर को बेच दिया, उनको फायदा हो गया, तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। 8 पॉइंट, अ हाउस प्रॉपर्टी इवन दो यूज फॉर पर्सनल पर्पज। एक हाउस प्रॉपर्टी चाहे भले ही आप उसमें खुद रहते हो, कैन नॉट बी ट्रीटेड एज पर्सनल इफेक्ट। वो पर्सनल इफेक्ट नहीं है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो वो भी एक कैपिटल एसेट है, वो भी एक कैपिटल एसेट है, ठीक है। इस लाइन को आप इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। शैल फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। उसके बाद जैसे बात हुई सिक्योरिटी, शेयर डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, और उसके बाद इंटेंजिबल एसेट भी आपके कैपिटल एसेट में इंक्लूड है। अगर इन 10 आइटम की सेल होती है, अगर इन 10 आइटम की सेल होती है और आपको इनकम जनरेट होती है, तो आपको होने वाली इनकम पर टैक्स कहां पर देना है, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन में देना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स, अब ये देखते हैं कि कैपिटल एसेट में क्या क्या चीज नहीं आती, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि कैपिटल एसेट क्या क्या होते हैं, बट अब ये देखते हैं कि कैपिटल एसेट में क्या क्या चीजें नहीं आती। पहला, स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रॉ मटेरियल,
जो आपने क्यों खरीदा? बिजनेस या प्रोफेशन करने के लिए। अरे एक व्यापारी ने दुकान खोली, वो फर्नीचर बेचता है, वो फर्नीचर बेचता है या फिर अलमीरा बेचता है, कंप्यूटर बेचता है, गाड़ी बेचता है, तो वो तो उसका धंधा है ना। एक BMW के शोरूम का जो मालिक है, उसके लिए BMW क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टॉक। और मेरे लिए क्या है? एक प्रॉपर्टी। तो मैं अगर BMW बेचूंगा तो कैपिटल गेन में टैक्स देना है, बट वो शोरूम वाला, उसके पैन कार्ड पे GST नंबर जो रजिस्टर्ड है वो तो एज अ बिजनेस रजिस्टर्ड है ना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसके लिए तो वो स्टॉक है। तो वो जो भी स्टॉक बेचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सेल रिकॉर्ड करेगा और प्रॉफिट निकालेगा, क्योंकि ये आपका PGBP में टैक्सेबल होता है। राइट। दूसरा पॉइंट जो आपका कैपिटल एसेट नहीं है, पर्सनल इफेक्ट मीन्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी held for personal use of the assessee or for any dependent member of his family। पर्सनल चीज जैसे ये शर्ट, ये पेन, ये स्पेक्स, ये मेरी पर्सनल चीज है, ये कैपिटल एसेट नहीं है। बट पॉइंट नंबर 7 में हमने जितनी भी बात करी थी वो सब कैपिटल एसेट जरूर है। कहने का मतलब है ये ज्वेलरी को पकड़ना चाहते हैं, ज्वेलरी आपकी कैपिटल एसेट है, बेचोगे तो टैक्स देना पड़ेगा कैपिटल गेन में। राइट। चलिए तीसरा पॉइंट कह रहा है कि जो ये पर्सनल इफेक्ट जो आपके कैपिटल एसेट नहीं है, इसमें क्या क्या आता है? इंक्लूड्स वियरिंग अपैरल, जैसे शर्ट। भाई शाहरुख खान साहब या अमिताभ बच्चन साहब या सलमान खान साहब जो कपड़े पहनते हैं वो तो बड़े महंगे होते हैं, ऑब्वियसली बात है। वो अपने कपड़े बेच भी सकते हैं और कपड़े बिक भी सकते हैं। भाई शाहरुख खान साहब किसी ऑक्शन में बैठकर अपना पहना हुआ ब्लेजर बेच सकते हैं, तो उन्होंने जो वो ब्लेजर बेचा वो उनके पहनने की चीज है। तो यहां पर एक झगड़ा आ जाएगा। झगड़ा क्या आएगा कि यार उनका ब्लेजर तो करोड़ों में बिकेगा, तो जो करोड़ों में बिकेगा क्या इनको टैक्स नहीं देना चाहिए? ऐसे तो ये क्या करेंगे, कपड़े बनवाएंगे, टीवी पे ऐड करेंगे, फेमस हो जाएंगे उस शर्ट को पहनकर और बाद में बेच देंगे। तो ये एक झगड़े का मुद्दा है, ये एक झगड़े का मुद्दा है। जो भी CBDT का फैसला आएगा केस टू केस, वो डिसाइड करेगा कि ये एग्जम्प्ट है या नहीं। ठीक है। फर्नीचर आपके पर्सनल इफेक्ट है, ये आपके कैपिटल एसेट नहीं है। आपकी गाड़ी, साइकिल, स्कूटर यूज्ड बाय द असेसी फॉर पर्सनल पर्पस। फोर्थ आपका है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड भी आपका कैपिटल एसेट नहीं है। फॉलोइंग गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आर नॉट कैपिटल एसेट। गोल्ड बॉन्ड को कौन इशू करता है? केंद्र सरकार इशू करती है और ये कैपिटल एसेट नहीं है। गोल्ड बॉन्ड को बेचने पर जो फायदा होगा वो कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे 6.5% गोल्ड बॉन्ड 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड 1980 एंड नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड 1918। फिफ्थ पॉइंट, स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991 issued by central government are not capital asset. Sixth, gold deposit bond issued under the gold deposit scheme 1999 or deposit certificates issued under the gold monetization scheme 2015 notified by the central government are not capital asset. Right? ये नोट कह रहे हैं कि इस 6 पॉइंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड पर, वो क्या है? वो भी आपका एग्जम्प्ट है। ये सारी बातें तो एक हमारा चैप्टर है एग्जम्प्टेड इनकम, वहां पे हम डिस्कस करते हैं। राइट। चलिए अब ये देखते हैं, जिस ज्वेलरी को आपने कैपिटल एसेट बोला उस ज्वेलरी में क्या क्या आता है, उस ज्वेलरी में क्या क्या आता है, आइए एक बार देखते हैं। Ornaments made of gold, silver, platinum and any other precious metal or an alloy containing one or more of such precious metals। Precious और semi precious stones जैसे loose diamond, क्या ये ज्वेलरी नहीं है? है। shall be treated as jewelry। ठीक है। उसके बाद
अगर आपने पर्सनल इफेक्ट यानी पर्सनल चीजों को बेचा तो क्या होगा? ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ पर्सनल इफेक्ट। एनी इनकम ऑन ट्रांसफर ऑफ पर्सनल इफेक्ट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन बट सब्जेक्ट टू द केसेस। शाहरुख खान ने अपना कोट बेचा तो क्या एग्जम्प्ट है? नहीं, यहां पे झगड़ा है तो जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वही मानेंगे। सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीव्ड एंड हेंस शैल नॉट बी टैक्सेबल एनी अदर हैंड। राइट, चलिए हाँ जी, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, क्या? वेदर सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची और बेचने पे फायदा हुआ, क्या टैक्सेबल होगा? सबसे पहली बात, पहले ना यहां पे लिख लेते एक बार, वेदर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज टैक्सेबल। एक तो हमारा ये मुद्दा है, ठीक है, बट इस मुद्दे से एक बात निकल के आ रही है। बात क्या है कि मतलब लिख लेता हूं, इट मीन्स, इसका ये मतलब है, इट मीन्स प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, जो शहरी खेती जमीन है आपने उनको बेचा तो कुछ भी सोचने की बात नहीं है, कोमा लगा के लिखेंगे एंटायर, मतलब एंटायर तो नहीं लिखते, कोमा लगा के लिख देते हैं, देन इट शैल बी ऑलवेज टैक्सेबल। ठीक है, बट अगर आप अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर लैंड से खेती कमाकर किराए पे चढ़ाकर पैसा कमाते हो, वो तो एग्जम्प्ट है, उसकी बात नहीं हो रही। आपने अर्बन एग्रीकल्चर लैंड को बेचा, उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो टैक्सेबल है। ठीक है, अगर वो इंडिया में है, भाई देखो इंडिया की बात हो रही है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि जो जमीन रूरल एरिया में है और एग्रीकल्चर है, अच्छा एक चीज और लिख लेते हैं, इट ऑल्सो मीन्स दैट, इसका यह भी मतलब है, इट ऑल्सो मीन्स दैट, इसका यह भी मतलब है, कोमा लगाएंगे, लैंड अदर देन एग्रीकल्चर शैल ऑलवेज टैक्सेबल, दैट लैंड अदर देन एग्रीकल्चर, मतलब कहने का मतलब है अगर रूरल एरिया में भी कोई जमीन है जो खेती बाड़ी की नहीं है, जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, उसको भी आपने बेचा तो टैक्स तो देना पड़ेगा भाई। ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, अदर देन एग्रीकल्चर लैंड इन एनीवेयर इन इंडिया, चाहे वो कहीं पर हो, फिर एक और कोमा लगाएंगे, कोमा, देन प्रॉफिट ऑन सच सेल ऑफ लैंड शैल बी टैक्सेबल। बात समझ आ रही है ना? बात समझ आ रही है ना? बात क्या है? बात यह है, एक तो आपकी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, एक आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है, और एक आपकी सिर्फ और सिर्फ लैंड है, चाहे वो कहीं पर हो, रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो। इससे होने वाला प्रॉफिट अगर आप सेल करोगे तो भाई टैक्सेबल है, क्योंकि ये शहरी एग्रीकल्चर लैंड है, ये
अर्बन एरिया में है। अगर आप किसी ऐसी जमीन को बेच रहे हो जो एग्रीकल्चर नहीं है, चाहे वो गांव में हो, कस्बे में हो, शहर में हो, कहीं पर भी हो, प्रॉफिट हमेशा टैक्सेबल होगा। ठीक है। और अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हो तो यहां पे एक मुद्दा है। ये क्या मुद्दा है, बस इसी को एक बार हम पढ़ने जा रहे हैं। मुद्दा ये है, अगर आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को सेल आउट करते हो तो उससे होने वाला प्रॉफिट आपका टैक्सेबल नहीं होता। ये मुद्दा है। ठीक है जी, इसको अच्छे से याद रखो, ये मुद्दा है। अब एक मुद्दा और आता है, अरे हम कैसे देखेंगे कि कौन सी लैंड रूरल है। चलो अगर हमने देख लिया कि लैंड दिल्ली में है, ऑब्वियसली बात है वो रूरल नहीं है, अर्बन है। बट दिल्ली से यूपी जा रहे हैं और रास्ते में लोनी पड़ता है, बड़ौत पड़ता है, बागपत पड़ता है, मतलब मैं उधर की बात कर रहा हूं। अगर यूपी की तरफ जाते हैं तो रास्ते में जो एग्रीकल्चर लैंड पड़ती है वो कहां पे आएगी, अर्बन एरिया में मानी जाएगी या रूरल एरिया में मानी जाएगी। एक ये पॉइंट हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहली बात, ये तीनों पॉइंट आप समझ गए ना। अब हम वन पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपने रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और प्रॉफिट कमाया तो वो एग्जम्प्ट है, तो वो एग्जम्प्ट है। बट अब हम ये देखते हैं कि रूरल एग्रीकल्चर लैंड कहां तक है। ठीक है, फॉलोइंग रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर टैक्सेबल अपॉन सेल। जब आप उनको बेचोगे तो वो टैक्सेबल है। लैंड विच इज सिचुएटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ एनी म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000 और मोर। जिस जगह पे एग्रीकल्चर लैंड है उस जगह की पॉपुलेशन अगर 10,000 या उससे ज्यादा की है, अगर उस पॉपुलेशन मतलब उस जगह की पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा की है, तो हम क्या मानेंगे कि वो एरिया रूरल नहीं है, वो एरिया अर्बन है, और फिर उस पे होने वाले प्रॉफिट को टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, चलो जी, अब ये तो पता लग गया। बट मैं जैसे कह रहा था ना, जो लैंड रास्ते में है, दिल्ली से हम यूपी की तरफ निकले तो दिल्ली का जैसे बॉर्डर पार करा और तो बिल्कुल बॉर्डर के रास्ते में जंगल शुरू हो जाते हैं, सरसों का खेत शुरू हो जाता है, वो कैसे पता लगेगा। तो आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर लैंड अप टू सम किलोमीटर फ्रॉम अर्बन एरिया इज ऑल्सो टैक्सेबल अपॉन सेल। अर्बन एरिया यानी हम कहां जा रहे हैं, दिल्ली से यूपी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली से कुछ एरिया तक हम यही मानेंगे कि अर्बन एरिया चल रहा है और एग्रीकल्चर लैंड के बिकने पर प्रॉफिट होगा तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे अगर दिल्ली से हम 2 किलोमीटर आगे आए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं 2 किलोमीटर, जहां पे दिल्ली खत्म होती है वहां से हम 2 किलोमीटर आगे आए और वहां की जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से ज्यादा है, बट अप टू 1 लाख है। ठीक है, मैं कैसे लिखूं, ऐसे लिख देता हूं, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा की है बट अप टू 1 लाख है। यार ये तो छोटा का स्पेस कम पड़ जाएगा, ऐसे लिखते हैं, पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा की है, कोमा लगा के लिखेंगे अप टू 1 लाख है, अप टू 1 लाख है। तो अगर हम दिल्ली से 2 किलोमीटर चले और जब 2 किलोमीटर बाद वो जमीन आई, उसका हमने पॉपुलेशन देखा वो 10,000 से ज्यादा का है, 10,000 से ज्यादा का है, तो हम ये मानेंगे कि वो जो जमीन है जिस पे हम खड़े हैं वो अर्बन एरिया पे है और प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम की है, 10,000 है या 10,000 से कम की है, तो फिर आपको क्या मानना है कि वो जमीन जिस पे आप खड़े हो वो एक
रूरल एरिया में है और टैक्स नहीं देना। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, आप दिल्ली से 6 किलोमीटर चले। हाँ जी, आप दिल्ली से 6 किलोमीटर चले। पेन ये वाला लेते हैं। अब आपको पॉपुलेशन कितनी देखनी है? पॉपुलेशन आपकी होनी चाहिए 1 लाख से ज्यादा, ये 1 लाख है, 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख तक होनी चाहिए, ये भी 10 लाख है। ठीक है, करते हैं। पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए और अप टू 10 लाख होना चाहिए। तो हम क्या मानेंगे कि जिस 6 किलोमीटर के अंदर हम हैं वो दिल्ली का ही एरिया है, वो अर्बन एरिया है और आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। अब अगर हम दिल्ली से 8 किलोमीटर आगे आ जाते हैं, अगर हम दिल्ली से 8 किलोमीटर आगे आ जाते हैं, पेन देखते हैं कौन सा लेते हैं, ये लेते हैं, एक सेकंड, हाँ ये ले लेते हैं पर्पल। अब क्या होगा, अब हमें पॉपुलेशन देखनी है, पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा की होनी चाहिए। तो हम क्या मानेंगे कि 8 किलोमीटर तक अभी अर्बन एरिया है और आप जिस जमीन पे खड़े हो वो अर्बन एरिया में आती है, वो खेती की जमीन है, तो आपको प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट पे टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी अर्बन एरिया में है, रूरल एरिया में नहीं है। राइट, तो इस टेबल को आप अच्छे से समझना। आगे पढ़ते हैं। ऑल अदर रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अपॉन सेल। इंपॉर्टेंट नोट, पॉपुलेशन, अरे पॉपुलेशन कैसे देखेंगे यार, ये तो बड़ा झगड़ा है। पॉपुलेशन कैसे देखेंगे, तो जिस साल में आपने जमीन बेची, जिस साल में आपने जमीन बेची उस साल से पहले दिन, उस साल से पहले दिन, बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी 31 मार्च को गूगल पे जाके सेंसस निकालना और उसमें देखना इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफ विच, सेंसस क्या होता है, जनगणना, of which the relevant figures have been published before the first day of the previous year shall be considered. दूसरा पॉइंट, if such land is not agricultural land, अगर वो agricultural land नहीं है, then it will be treated as capital asset and taxable irrespective of its location. हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो जमीन चांद पे है या कहाँ है, टैक्स देना पड़ेगा। If agricultural land is outside India, अगर एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया है तो हम कोई माफी नहीं देंगे, आपको टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपकी दुबई में कोई जमीन है एग्रीकल्चर की, आपकी दुबई में कोई जमीन है एग्रीकल्चर की, आपने उसको बेचा और आप कह रहे हो ये तो एग्रीकल्चर लैंड है, हम क्यों टैक्स दे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर आउटसाइड इंडिया आपकी एग्रीकल्चर लैंड है तो वो आपकी कैपिटल एसेट मानी जाएगी और वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कैपिटल गेन। ये तो हमने पढ़ा कि जो आप रूरल एग्रीकल्चर लैंड को बेच रहे हो उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन नहीं है। सच इनकम इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिसीप्ट, हम इसको सिर्फ कैपिटल रिसीप्ट मानेंगे और इसको कहीं पर भी टैक्सेबल नहीं करेंगे। राइट, चलिए अब हम इस लेक्चर में यहीं पर रुकते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कैपिटल एसेट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्या होता है सब भूल जाओ, अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि ये कैपिटल एसेट क्या होता है, जिसके ऊपर इतना झगड़ा है कि एक अलग से चैप्टर बन गया। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने पढ़ी। ओके, चलिए अगले लेक्चर में मिलेंगे नई बातों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।